साहस सरोकार। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके और घड़ी की सुई इशारा कर रही है प्राइम टीवी पर 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे चुनावी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहली बार चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। वो गोरखपुर, बांसगांव और संत कबीरनगर लोकसभा सीट की चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान तीनों प्रत्याशी सांसद रविकिशन गोरखपुर, कमलेश पासवान बांसगांव और प्रवीण निषाद संत कबीरनगर मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चुनाव संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो तीनों सांसदों से मुलाकात करेंगे, तीनों सांसद प्रत्याशियों से, और धुआंधार प्रचार। योगी आदित्यनाथ अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में, प्रचार के मोड में नजर आ रहे हैं। 400 पार की चर्चा भी होगी और चुनावी तौर पर किस तरीके से रणनीति बनानी है, इस बात की भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो चुनाव संचालन समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। धुआंधार प्रचार और तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में होंगे जब वो सांसद रविकिशन के साथ मुलाकात करेंगे और चुनाव संचालन समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। अनुराग त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अनुराग, तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ी लोकसभा लड़ रहा है और पूर्वांचल में दबदबा भी बीजेपी का रहा है, तो इसको लेकर के तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव के लिहाज से। ये बांसगांव है, संत कबीरनगर है, गोरखपुर है, यहाँ के जो सांसदों के साथ वो चर्चा करेंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। जो रोड मैप वो पश्चिम में लागू कर रहे हैं, उसी हिसाब से पूर्वांचल के लिए जो उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, उसको लेकर के आज चर्चा होगी। बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है उन तक बात पहुंचाई जाएगी, किस तरीके से वोटरों को जुड़ा जा सके, किस तरीके से उनको बीजेपी के पक्ष में लाया जा सके, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों तक पहुंचा है और उसका प्रचार प्रसार करके किस तरीके से वोटरों को का रुझान हासिल किया जा सके, किस तरह से पूर्वांचल में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से इस बार नारा दे रही है 400 पार का, तो जाहिर तौर से 400 पार के लिए पूर्वांचल का गढ़ जीतना एक बड़ी चुनौती है। और पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी पहले भी इस तरह से समीकरण बनाती रही है और समीकरणों के हिसाब से ही चलती रही है, उसको देखते हुए आज तमाम जो वहाँ के सांसद प्रतिनिधि के अलावा भी तमाम जो लोग हैं उनको जिताया जाएगा। उनसे जो आमने सामने बैठ के बातचीत की जाएगी कि आखिर कहाँ से क्या दिक्कतें हैं, उनके दूर कैसे कर लिया जाए, ताकि जब चुनाव की स्थिति में आ जाए तो जो हमारे बीजेपी के पक्ष में तमाम लोग हैं वो किस तरह से मोल्ड किया जा सके, किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। अनुराग, इसी पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ आते हैं और यहीं से आते हैं नरेंद्र मोदी भी, लेकिन जिस तरीके से बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने काफी ज्यादा डैमेज किया था बीजेपी का, उसे लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, बीएसपी की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में भी है, इनमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो टूट है जो इस बार कामयाब रही है बीजेपी करने में। और जिस तरह से पिछली बार तमाम जो विरोधी पार्टियां उनका दबदबा देखने को मिला था, इस बार वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी तमाम जगह रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही कि बीजेपी के हक में जाती हुई दिख रही है। अगर बात करें बीएसपी की, बीएसपी ने अभी ज्यादातर सीटों पे अपने प्रत्याशी अनाउंस नहीं किए हैं, तो जिसको लेकर के तमाम कयास बने हुए हैं। लोग प्रत्याशी जो अपने आप को बता रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी अनाउंस हो चुके हैं और बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना के बूथ लेवल पे लगी हुई है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। और चुनाव के दरमियान ये देखने को मिलेगा कि जो बाकी गठबंधन, जिस तरह से इंडिया गठबंधन है या बीएसपी है, किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला कर पाती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और चुनाव चूंकि नजदीक है, तो ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए, विरोधियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता अनुराग त्रिपाठी, जो जानकारी दे रहे थे योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर और बतला रहे थे किस तरीके से तमाम मुद्दे इस चुनाव समिति की बैठक में उठाए जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हो।
बढ़ते आगे, कांग्रेस से नेता रणदीप सुरजेवाला के अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ विवादित बयान का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सुरजेवाला के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता हमलावर हैं। भाजपा नेता अपर्णा यादव से लेकर खुद हेमा मालिनी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। चुनाव के वक्त एक बार फिर नेताओं की फिसलती जुबान का दौर शुरू हो गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस बयान में एक हरियाणवी शब्द यूज़ किया गया है और उस शब्द का मतलब जो होता है वो ये है कि ताड़ना। और मुझे लगता है कि जो सांसद चुन के जाता है उसका काम होता है, अगर कोई महिला सांसद है तो उसका काम होता है कि वो महिलाओं के इश्यूज़ पे भी बात करे। परंतु जब ब्रजभूषण की बात होती है, चिन्मयानंद की बात होती है, जब राम दुलारे गौड़ जैसे लोगों के बारे में बात होती है, और जब उस IT के जो बच्ची थी, जो BHU की छात्रा थी, और इनकी IT सेल के बीजेपी के जो गुंडे कहना चाहिए, बलात्कारी कहना चाहिए, जब उनकी बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां सब चुप नज़र आती हैं। आज किसी बयान को लेकर विवाद करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास न कुछ बचा है, और मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में इस तरह के जो व्याभिचारी लोग हैं उनको आज भी समेटे क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस कभी महिलाओं की सम्मान की पक्षधर नहीं रही है। वहाँ केवल एक परिवार को सम्मान दिया जाता है। वहाँ न आम जनता को, न गरीब को, न महिलाओं को, न युवाओं को सम्मान देने की परंपरा कांग्रेस की नहीं रही। सम्मान महिलाओं का मिलता है भारतीय जनता पार्टी के है। भारतीय जनता पार्टी गरीब को जानती है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को सम्मान देती है। कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए केवल एक परिवार है और वो परिवार की परिक्रमा कर रहे हैं। महिलाओं का जितना अपमान वो करते हैं, महिलाएं नहीं पूरे देश की जनता उन्हें आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। MLA MP क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। बोल है और 24 में डब्बा गोल। कांग्रेस का जिस तरीके से एक एक करके पार्टी के बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसके बाद से बाकी का जो काम है पार्टी को डैमेज करने का, वो बिगड़े बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग त्रिपाठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनुराग त्रिपाठी, ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला? एक तरफ तो पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स पार्टी को छोड़ रहे हैं एक एक करके, और उस पर बाकी का जो डैमेज है वो ये बड़े बयान दे रहे हैं, विवादित बयान। लेकिन जाहिर तौर से राम, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास लड़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, और खास तौर पर उपलब्धियां तो बची नहीं है जी। और मुद्दे अपने आप वो खुद देते जा रहे हैं। सुरजेवाला ने जिस तरह के साथ बयान दिया उसको बीजेपी ने चुनौती के रूप में लिया है। आज सुबह अपर्णा यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई लखनऊ में, और उसने साफ तौर से कहा कि किस तरह से कांग्रेस के DNA में ही है कि महिलाओं का अपमान करते हैं, सम्मानजनक कोई बात तो करते नहीं है। तमाम जो मुद्दे और निकाले गए कि सुप्रिया सुले ने जिस तरह से कल्याण रावत के बारे में कहा, इन सारी बातों को लेकर के आज अपर्णा यादव में हमलावर हो गई कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के पास भी अब जवाब देते नहीं बनता है, क्योंकि उनके एक वरिष्ठ नेता है इस तरह की बातें करते हैं तो महिलाओं के बारे में, तो साफ तौर से कांग्रेस बैकफुटर है और कांग्रेस अभी सोच रही है कि आखिर ये डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके अलावा तमाम और मुद्दे रहे जिनको लेकर के अपर्णा यादव ने कांग्रेस से हमला बोला कि किस तरीके से जब वो भी एक तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी में रही और कांग्रेस उपस्थित रही, तो तमाम इस तरह की दिक्कतें उस पार्टी में इससे भी संबंधित आती रही। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो महिला विरोधी जो बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, वो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस तरह से और ज्यादा मौके दे रही है, जिसकी वजह से जो बीजेपी है वो हमलावर होती जा रही है, और बीजेपी के जिस तरह से अपने आगे रूट लेवल प्लान बना रही है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि महिला वोट की तरफ भी वो ज्यादा आगे बढ़ रही है। क्योंकि अनुराग, 17 के यूपी इलेक्शन में हमने देखा था कि दयाशंकर सिंह की पत्नी के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, तब बीजेपी उतरी थी और महिला के सम्मान में उतरी थी। क्या इसी तरीके से इस बार भी इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश होगी? बिल्कुल, जाहिर तौर से राम, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है, तो अब ये बीजेपी इस मुद्दे को और आगे लेकर जाएगी और तमाम जो उनके मंच है उस पर इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी। किस तरह से जो बात कही गई हेमा मालिनी को लेकर के, 2 बार से वो सांसद रही है मथुरा में, तीसरी बार वो इस बार चुनाव लड़ रही है, तो उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना कहीं भी शोभाजनक नहीं है, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ है और तमाम संस्कृति के क्षेत्र में अपना नाम कमाया उन्होंने दुनिया भर में। इसलिए इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार ली है, और जिससे हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक और मुद्दा मिल गया है कि महिला सम्मान को लेकर के वो आगे बढ़ सकती है। और जिस तरह आपने जिक्र किया
कि दयाशंकर की वजह से स्वाति सिंह भी एक बार कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ गई थी और वो मंत्री भी रही उनकी सरकार में। तो वैसा ही कुछ माहौल अब बनता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब महिलाओं का नाम लेकर के बीजेपी और तेजी से आगे उभरेगी और महिला वोटों को जुटाने के लिए अब कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी आई है सामने उसको लेकर के मुकाबले के लिए उनको तैयार दिखाई देती है। अभिनव, जिन सांसद का नाम लेकर और फिल्मी सितारे का नाम लेकर रणदीप सुरजेवाला बयान दे रहे थे, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की ओर से जिनका अलायंस है कांग्रेस के साथ, उसी पार्टी की ओर से जया बच्चन भी आती हैं, राज्यसभा भेजी गई हैं। लेकिन जब बात आती है भाजपा की तो ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? अनुराग, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अनुराग के साथ हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे अनुराग त्रिपाठी जो जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को आगे भी भुना सकती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार टिकट बदलने से कंफ्यूजन का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। 6 से ज्यादा सीटों पर यह हो चुका है। इस पर सत्ता पक्ष चुटकी भी ले रहा है। चर्चा है कि वो अभी कुछ और सीटों पर बदलाव का विचार कर रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, बदायूं, मिश्रिक में टिकट बदले गए हैं। ताजा घटनाक्रम में मेरठ वाला वाकया भी मुरादाबाद की तरीके से बन गया है। यहां पहले पार्टी ने पश्चिम के खाली नेताओं में आने वाले अतुल प्रधान को टिकट दिया था। बाद में पार्टी ने टिकट बदलकर सुनीता वर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। यानी कि ये बार बार टिकटों की अदला बदली, प्रत्याशियों की अदला बदली, ये संगठन स्तर पर इनकी तमाम खामियों को दर्शाता हुआ मजबूरी है या फिर ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आए दिन वो हर सीट पर अपने प्रत्याशियों को बदल देते हैं। सुबह किसी और को टिकट दे रहे हैं, शाम को किसी और को दे रहे हैं, अगले दिन सुबह पता चलता है कि फिर टिकट बदल गया है। और साथ में कहीं ना कहीं ये हारने का जो अभी से एक मन के अंदर मनोवैज्ञानिक उनके अंदर बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेताजी कहते थे वो बिल्कुल सही और स्पष्ट बात कहते थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी पहले कई बार कहा है कि कोई हटके जितवा रहा है, कोई सटके जितवा रहा है। तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी जो है वो हटके अब की बार 400 पार का नारे में यकीन करते हुए जितवाने का हम लोगों को काम करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और समाजवादी पार्टी के भीतर की घबराहट, इसी का नतीजा है कि अखिलेश अपने टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रणनीति से घबराए हुए हैं, चुनाव के बीच प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 400 के पार का लक्ष्य करके फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अखिलेश ने चुनाव से पहले हार मान ली है। विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, वो अपने हथियार डाल चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदल रही है, सुबह कोई और, शाम को कोई और, पर्चा कोई और भरता है, सिंबल किसी और को मिल जाता है, ये साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज है और वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष खत्म होने के कगार पे है तो ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि खाली सत्ता की मलाई चाटने से काम नहीं चलेगा। अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक एक करके तमाम ये बड़े जिले, बड़ी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव आखिर क्या संकेत देता है? अभिनव, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, टिकटों का बदलाव आखिर क्या संकेत दे रहा है? समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार जो है वो टिकट बदले जा रहे हैं, प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, क्या संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी टिकट वितरण को लेकर इस बार काफी जो है मुश्किल में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ से सबसे पहले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। उनका टिकट काट के समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था और कल देर रात और आज सुबह जो है अतुल प्रधान का भी समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। वहां से पूर्व विधायक की पत्नी सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने जो है प्रत्याशी बना दिया गया है। उन्होंने आज मेरठ लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। दूसरे चरण का नामांकन आखिरी दौर में है और अब तक पहले चरण में जैसे देखने को मिला था रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी अंत समय तक जो है अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई थी, उसी तरह का नजारा एक बार फिर से देखने को मिला। समाजवादी पार्टी मेरठ सीट पे घिर के रह गई। इसके अलावा बागपत की सीट पे भी समाजवादी पार्टी लगातार अपना प्रत्याशी बदल रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी वहां भी बदल देगी। अगर हम बदायूं सीट की बात करें तो वहां से पहले धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वहां से फिर
शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी में महासचिव है उनको टिकट दिया गया है और अब चर्चा है कि शिवपाल यादव के बेटे को समाजवादी पार्टी वहां से आदित्य यादव को चुनाव लड़ाएगी। तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले काफी जो है टिकट वितरण को लेकर कह सकते हैं मुश्किलों में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर ये जो गुटबाजी हो रही है, ये जो टिकट वितरण को लेकर लगातार इतना हंगामा हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव पे कितना प्रभाव डाल पाएगा। जी अभिनव, आखिर ये कंफ्यूजन जो है वो संकेत क्या दे रहा है? जी बिल्कुल, इतना कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई जगह जैसे जिस प्रकार से टिकट हो जा रहा है उसके बाद इसके लिहाज से भी ये देखा जा सकता है। दूसरी चीज जो है समाजवादी पार्टी जो है कई बार लोगों का मानना है कि भाजपा को चकमा देने के चक्कर में ऐसा कर रही है, वो पहले अपने डमी कैंडिडेट को उतारती है, फिर उनको हटा के जो अपना बेस्ट कैंडिडेट है उसको मैदान में देती है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और एनडीए के सभी सहयोगी दल जो है वो इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। जयंत चौधरी ने आज सुबह बयान जारी किया कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को टिकट नहीं दे पा रही है और जिनको टिकट मिल रहा है वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, नसीब वाले लोग हैं जिनका टिकट कट नहीं रहा है। और इस तरह की तमाम चीजें जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको झेलनी पड़ रही है फील्ड में, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन तक अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं तय कर पाएगी तो ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिनव। तो बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर दिन तक भी नामांकन के यदि प्रत्याशी के नाम का चयन नहीं हो पाता है तो वाकई में ये संगठन स्तर पर बहुत ही चिंता का विषय है और ये यकीनन जो है गुटबाजी को भी दिखाता है, कंफ्यूजन को भी दर्शा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 2 कद्दावर लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह और प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ऐन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को भी उजागर करता है। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ने पार्टी के उन अंतर्विरोधों की चर्चा की है जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी है। हालांकि दोनों ने कोई नई बात नहीं बताई है। कांग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोहरा रहे हैं पर कोई एक्शन होता नहीं दिखता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कि आखिर क्यों हाथ का साथ छूटता जा रहा है बड़े नेताओं की ओर से। आखिर ये कांग्रेस में खलबली है, आखिर गड़बड़ी कहां पर हो रही है? 2 बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, 2 नहीं बल्कि 3 कह लीजिए या फिर 4 कह लीजिए, क्योंकि बिहार से अशोक शर्मा हैं, संजय निरुपम महाराष्ट्र से हैं और विजेंद्र सिंह जिन्हें मथुरा से पार्टी ने टिकट भी दिया था लेकिन ऐन मौके पर वो कल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके बाद देखिए किस तरीके से गौरव वल्लभ जो पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये 4 बड़े नाम हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पिछले 3 से 4 दिनों में ये 4 बड़े चेहरे, 4 बड़े नाम जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। आखिर ये मैसेज क्या देता है? क्या कांग्रेस डूबता जहाज बन चुकी है? और जो नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं सनातन विरोधी होने का कांग्रेस पर, उसमें कहां तक आखिर सच्चाई है? अभिनव त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक एक कर कांग्रेस का हाथ छूटता जा रहा है, ये बड़े लीडर्स, आखिर मैसेज क्या है, संकेत क्या देता है, कितना बड़ा झटका? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। बात करें मेरठ की, बात करें मथुरा की, तो वहां से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और उनका जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो गया। उसके बाद जिस प्रकार से आपने देखा कि गौरव वल्लभ कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर और प्रवक्ता माने जाते थे, गौरव वल्लभ ने भी जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण इस्तीफे कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उनका किस प्रकार से जो डैमेज कंट्रोल है वो कर पाती है, क्योंकि आपको बता दें कि ये दोनों नेता ही बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेसी खेमे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से जो है प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने। ऐसी अटकलें थी कि जो मथुरा सीट है वहाँ बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो है वो काफी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और कई वोट जो है उनके साथ जाएंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हीं को अपने में शामिल कर लिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस से हट के बीजेपी में शामिल हो गए। 24 घंटे नहीं बीत पाया जिसके बाद गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता है वो भी जाके भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने इस्तीफा दिया और आज सुबह इस्तीफा देने के बाद अगले 2 घंटे बाद वो बीजेपी
उठाने पे नजर आने लगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक चिंता का विषय है और लगातार इस तरह से जो कांग्रेस को झटके लग रहे हैं वो देखने वाली बात है कि कांग्रेस से कहाँ चूक हो रही है। अभिनव, चुनाव से पहले दल बदल किए जाते हैं, नेता दल बदलते हैं, चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने चरम पर होती है, टिकट पाने की कोशिशें होती है। संजय निरुपम की चाहे बात तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया महाराष्ट्र से, इसके बाद बातें चल रही थी कि गौरव वल्लभ भी टिकट चाह रहे हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। इसके बाद विजेंद्र सिंह, जिन्हें लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं टिकट तो उन्हें मथुरा से दे रही है लेकिन वो हेमा मालिनी के मुकाबले कमतर साबित हो रहे। तो क्या यह कहना गलत होगा क्या कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इस दौरान अपने चरम पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो लगातार देखी जा रही हैं। हर चुनाव में ये चीजें सामने आती है और इस बार भी चुनाव में ये देखने को मिल रहा है। गौरव वल्लभ अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो यूं ही नहीं शामिल हुए, वो राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। संजय की बात की आपने, इसके अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह को जहां उनको मथुरा से प्रत्याशी बनाया जरूर गया था लेकिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह वहां से चुनाव जीत जाते, ये कहना काफी कह सकते हैं कि सही नहीं होगा क्योंकि वहां से हेमा मालिनी 2 बार तो सांसद है और मथुरा की काफी लोकप्रिय नेता है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है वहां से जो कांग्रेस है वो अच्छी टक्कर देती, इसलिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह को लगा होगा कि जो है उनको कांग्रेस फंसा रही है और वो वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ठीक है कि वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाए। तो उन्होंने जो बीजेपी का है वो रूप अपना लिया। इसी की तरह और तमाम नेता भी जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसका सबका डैमेज कंट्रोल किस तरह से कर सकती है, क्योंकि हमने बीते दिनों कांग्रेस ने ठीक है अभिनव, तो देखिए डैमेज तो हुआ है लेकिन कांग्रेस कितना इस डैमेज को कंट्रोल कर पाती है यह देखना अहम होगा, क्योंकि एक के बाद एक सीनियर लीडर्स का ये पार्टी छोड़ना और उस पर आरोप लगाना कि पार्टी सनातन विरोधी है, पार्टी में कोई दिशा नहीं है और 5 बड़े पावर सेंटर्स संगठन में चल रहे हैं, कांग्रेस में चल रहे हैं, तो ये तमाम जो आरोप हैं वो पार्टी की छवि को खराब करने का भी काम कर रहे हैं। कितना पार्टी उभर पाती है ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में बने रहने के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।